हाय स्टूडेंट, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश पटेल आप सभी को लेके आया हूँ रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4। इसका हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं को हमने स्टडी किया था। इन अपक्रियाओं के लिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ में मैं सभी लोगों से कंटिन्यू करने से पहले सभी लोगों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। देखो, सबसे पहले हमारे पास में एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। रिडॉक्स रिएक्शन है आपके सामने Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस ऑक्सीलेट आयन दे रखा है, हाइड्रोजन आयन दे रखे हैं और आपके लिए क्रोमेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल दोनों ही यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि अपक्रिया कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। अपक्रिया का मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक। एसिडिक मीडियम की पहचान है कि अम्लीय माध्यम में है। तो अपक्रिया में आपके लिए H पॉजिटिव आयन और H2O दोनों ही दिखाई दे जाएंगे एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी अपक्रिया को अर्ध अपक्रियाओं में तोड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन। जो डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन पर तोड़ते हैं तो पोटेशियम आयन जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन था, किसके साथ में, क्रोमेट आयन के साथ अपक्रिया करता है और एक अर्ध अपक्रिया का निर्माण करता है। तो जिसमें देखिएगा Cr2O7 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 6 है। यहाँ Cr+3 दे रखा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जनरली क्या हो रहा है, Cr+2 का यहाँ अपचयन हो रहा है। कौन सी अपक्रिया है, अपचयन की अपक्रिया है। अपचयन की अपक्रिया में ऑक्सीकरण संख्याएँ घटती हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर हमने पहली अपक्रिया बना ली Cr2O7 2 नेगेटिव एंड 2। अब यहाँ पर देखिए, ये अणु के फॉर्म में था, ये परमाणु के फॉर्म में था, तो हमने परमाणु को बराबर कर लिया और ये अणु 2Cr हो गया। यहाँ कितना H2 ऑक्सीजन था, 7 ऑक्सीजन था। इधर हमने कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर के उतने ही मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। जिस साइड में ऑक्सीजन दे रखे होंगे उसके विपरीत दिशा में ऑक्सीजन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन के लिए हमने बैलेंस करने के लिए वाटर कितने मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, 14 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। तो 7 H2O जोड़ा, तो उसका विपरीत दिशा में क्या करेंगे, 14 H2O, यानी उसको 2 गुना H2O जोड़ दिया हमने। तो ये आ गई समीकरण 1। समीकरण 1 में देखिएगा Cr2O7 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 है और Cr प्लस का कितना है, 3 है। अब Cr3 है तो यहाँ कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी होगी तो अपक्रिया में हो रहा होता है अपचयन। देखिए, दूसरी अपक्रिया दे रखी है हमारे पास में, ऑक्सीलेट आयन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीलेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस के 3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, प्लस के 4 है। कि कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आयनों को बराबर करने के लिए। हमने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 3 से, दोनों ओर गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देते हैं तो उसके बाद हमें अपक्रिया प्राप्त हो जाती है। समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव का Cr2O7 2 नेगेटिव। इधर देखिएगा, जब यहाँ गुणा करेंगे इसके साथ में 3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3C2O4 2 नेगेटिव प्लस 14 में गुणा करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 14 H2O, 14 H पॉजिटिव, साइन ऑफ रिएक्शन 2Cr3 पॉजिटिव। अब ये देखिए प्लस 6CO2 प्लस 7 H2O, ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। ये हमारा ये अपक्रिया संतुलित हो गई। इसमें हम देखिएगा LHS बराबर RHS भी देख लेते हैं। Cr2 कितना था, 2 था, यहाँ भी 2Cr है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 7 है, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है। यहाँ कार्बन कितना है, 3 दूनी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है, 3 चौक 12, यहाँ भी 6 दूनी 12। सब कुछ बराबर है। जब सब कुछ बराबर है तो अपक्रिया कैसी है, संतुलित है। ये समीकरण संतुलित है। दूसरा समीकरण देख लीजिए, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, साइन ऑफ रिएक्शन Mn+2 प्लस I2 प्लस 2H2O। मीडियम कौन सा है, यहाँ पर देखिए H2O है और H पॉजिटिव है। तो मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले अपक्रियाओं को हम क्या करेंगे, अर्ध अपक्रियाओं में तोड़ लेंगे, कि इसमें से ऑक्सीकरण की अपक्रिया को अलग और अपचयन की अपक्रिया को अलग कर देंगे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाओं को अलग कर देंगे। तो उसके लिए देखते हैं हमें यहाँ किस किस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, MnO4 की ऑक्सीकरण संख्या देखनी है और I2 की। तो I देखो, परमाणु अणु और आयन पर, परमाणु अणु पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो I2 की 0 हो गई। I नेगेटिव का माइनस का 1 दे ही रखा है। H पॉजिटिव का पॉजिटिव आयन है और यहाँ H2O की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकाली नहीं जाती। अब देखिए, MnO4 में निकालना है तो Mn को क्या मान लिया, x मान लिया। ऑक्सीजन कितने थे, 4, एक ऑक्सीजन का माइनस के 2 होता है और बराबर माइनस का 1, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो x माइनस 8 इजिकल टू माइनस का 1, इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 7 आ जाएगा। तो यहाँ Mn की कितनी है, प्लस के 7। देखिए, सबसे पहले से तोड़ा हमने अर्ध अपक्रियाओं में, अर्ध अपक्रियाओं में तोड़ा। तो समीकरण 1 में देखिएगा, समीकरण 1 बनाया MnO4 नेगेटिव का Mn+2 से। तो यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, हम निकाल के दिखा चुके हैं ऊपर, कितनी है, प्लस के 7 है। और प्लस के 7 से कितना हो गया, प्लस के 2, कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है, यानी कि अपचयन हो रहा है। इधर कितना ऑक्सीजन था,
4 ऑक्सीजन था, इधर एक भी नहीं था। हमने क्या किया 4H2 जोड़ दिया, 4H2 जोड़ा तो उसका 2 गुना H+ आयन ऐड कर दिया। जो H+ आयन ऐड कर दिया तो ये आ गई हमारी समीकरण 1। अब समीकरण 1 के बाद में देखिएगा समीकरण 2 की तरफ आ जाते हैं। समीकरण 2 किसके साथ में, आयोडीन है। इधर आयोडीन में देखिएगा एक ही परमाणु है, इधर कितना I2 में अणु है, तो परमाणु हमने बराबर कर दिए। जो परमाणु बराबर कर दिए तो 2I नेगेटिव हो गया, I की कितना है माइनस का 1 है, इधर कितना है 0 है, यानी -1 से 0 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे दोनों ओर। जब दोनों ओर गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे इसमें और 1 से गुणा करेंगे यहाँ 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 यहाँ, सभी में 1 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ गुणा किया MnO4 नेगेटिव आ गया। जब इसमें 2 से गुणा करती 5 से गुणा किया 5 दूनी 10, 10I नेगेटिव हो गया। इधर देखिए जब 1 से गुणा किए तो 8 एकम 8, 8 पॉजिटिव आ गया। इधर देखिए 5 से गुणा कर दिए, इधर आके हम जो 5 से गुणा किए हैं तो 5I2 आ गया। और इधर देखिए 1 से गुणा किए हैं तो MnO2 नेगेटिव पॉजिटिव आ गया एंड I2 आ गया 5I2। तो यहाँ पर देखिएगा हम LHS बराबर RHS भी चेक कर लेते हैं, सारे अणु बराबर हैं, इससे समीकरण ये भी संतुलित है आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, क्योंकि वैद्य रासायनिक श्रेणी और रिडॉक्स अपक्रियाओं में मेन जो रोल होता है वो इलेक्ट्रोड्स का होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रोड्स का। तो इलेक्ट्रोड्स की अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या हैं। इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम किसी धातु की छड़ की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास में एक पात्र दिया है, एक पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, सलूशन भरा हुआ है। अब सलूशन हमने सपोज करिएगा यहाँ ले लिया ZnSO4 किसका लिए, ZnSO4 का सलूशन ले लिया और जिंक धातु की हमने छड़ डाल दी इसके अंदर। तो हमारे पास में ये क्या कहलाएगी, छड़, क्योंकि इस छड़ के ऊपर और SO4 के विलयन के ऊपर भिन्न भिन्न आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव आयन हो गया उत्पन्न, यहाँ कौन सा हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो लेयर बनती है तो डाइइलेक्ट्रिक लेयर बन जाती है। तो डाइइलेक्ट्रिक लेयर में क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो विभवांतर को ही जो आवेशित छड़ होती है विभवांतर के कारण, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब भैया हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड्स की, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड को देख लीजिए सबसे पहले, तो देखिएगा किसी धातु की छड़, कह रहे हैं ना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है तब धातु की छड़ और लवण के विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु की छड़ आवेशित हो जाती है और इस आवेशित धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस आवेशित धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब देखिए भैया हमने इलेक्ट्रोड दर्शा दिया, यहाँ पर देखिए हमने एम लिया है, एम क्या है, सॉलिड फॉर्म में है तो मेटल कहला रहा है। मेटल से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल पे क्या आ गया, आयन आ गए। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए और आवेशित हो गया और आवेशित छड़ को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के प्रकार। अब यहाँ आवेशों के आधार पर इलेक्ट्रोड के लिए हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। किसके भागों में, 2 भागों में। आवेशों के आधार पर जो इलेक्ट्रोड्स थे हमारे, उन्हें हम 2 भागों में बांट चुके हैं। नंबर 1 है आपका, वो सॉरी 3 भागों में बांटा गया है, या फिर हमने यहाँ लिखा हुआ है निम्न भागों में। सबसे पहला है आपका एनोड इलेक्ट्रोड। एनोड इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसके लिए हम लोन का भी फार्मूला फॉलो करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, धातु की वह छड़ जिस पर धनावेश होता है और ऑक्सीडेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, एनोड इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। देखिए भैया ये ऑक्सीडेशन का आ गया, या मेटल सॉलिड था, सॉलिड था तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने तो कितना आ गया, +1 हो गया। +1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वहाँ क्या हो रहा होगा, एनोड इलेक्ट्रोड होगा और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस होगी। अब यहाँ आ गया कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऋणावेश होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाता है। कैथोड इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अवशोषित किए जाते हैं और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कंप्लीट होती है। कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन की रिएक्शन कंप्लीट होती है। किसकी, रिडक्शन की, हाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन की रिएक्शन कंप्लीट होती है, कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। देखिएगा Mn पॉजिटिव था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। जैसे कि हमारे पास में देखिए हमारे पास Fe है, Fe के साथ में हमारी Fe2+ था, Fe2+ की हमने अब क्रिया करा दी, किसके साथ में, HCl के साथ में क्रिया कराई तो ये क्या बन गया, FeCl2 और हाइड्रोजन हो गई मुक्त। तो देखिए Fe का क्या हो गया, यहाँ से जाके इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो एनोड कहलाएगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास में
इनर्ट इलेक्ट्रोड, तीसरा टाइप होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड का। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है ना, तो ऑक्सीडेशन में भाग लेता है, ना ही अपचयन में भाग लेता है। ये ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, फिर भी इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्यों कहलाता है भैया समझ लीजिए। वह इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में सहायक होता है। किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में सहायक होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे कि लवण सेतु है, गैसीय इलेक्ट्रोड है, ये सभी इसी में आ जाते हैं। इसके बाद कर लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और लवण के विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि ये देखिए धातु की छड़ आ गई, इसके अंदर विलयन, बाहर विलयन भरा हुआ है, इन दोनों के बीच में प्लस प्लस माइनस का आवेश आ गया। यहाँ धातु की छड़ कैसी थी? माइनस की थी। यहाँ धातु की छड़ किसकी है? प्लस की है। यहाँ विलयन किसका था? प्लस का था। यहाँ विलयन किसका है? माइनस का है। तो दोनों के पास भिन्न भिन्न आवेश आ गया। आवेश किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और इसी आवेश के लिए हम क्या कहते हैं? विभवांतर। और विभवों का जो अंतर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और क्या Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? Zn बन गया। यहाँ 2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो H2 बन गया। Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो CO बन गया। ये सब के सब कैसे हो गए? सॉलिड्स हो गए। इसके बाद बात कर लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, और इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं। 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडल दाब। 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और लवण के विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। E0 H पॉजिटिव अपॉन H2 इजिकल टू 0.00 वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए मानक अपचयन विभव का मान 0 होता है, और जिसके सापेक्ष पूरी ही विद्युत रासायनिक श्रेणी दी जाती है। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जैसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अगर बात कर लीजिए ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में सहायक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हमने यहाँ एग्जाम्पल के दौरान कुछ मेटल्स ले रखे हैं, और सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या है? धातु एवं अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। धातु एवं धातुओं को उसके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं भैया? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो भैया क्या हो रहा है? अपचायक। वो अपने हाथ में कैसे बनाना है? उल्टी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन और ब्रिटेन सिस्टम दोनों ही फॉलो किए जाते हैं। अपचायक क्षमता क्या हो रही है? घट रही है। अपचायक क्षमता का घटता क्रम। ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ेगी क्या? अपचायक क्षमता। नीचे की तरफ आओगे तो बढ़ेगा क्या? ऑक्सीकारक क्षमता। ठीक है भैया। देखो सबसे पहले लिथियम है। लिथियम के जितने भी माइनस वाले होंगे वो प्रबल अपचायक होंगे, और प्लस वाले कैसे होंगे? प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। तो लिथियम सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होता है। उसके बाद पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम, आयरन, निकिल, टिन, इसके बाद में लेड आ गया है, फिर हाइड्रोजन है, उसके बाद में कॉपर है, और कॉपर के बाद में Ag, और फिर उसके बाद मरकरी, मरकरी के बाद में गोल्ड है। ये मोस्टली वो मेटल्स हैं जो मानक अपचयन विभव को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? मानक अपचयन विभव को दर्शाते हैं। तो इन सभी के लिए भी हमने यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है मेटल्स की, और सबके मानक अपचयन विभव यहाँ रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। थैंक यू।